नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में हाल ही में आए शांति बिल के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है शांति बिल? ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो भारतीय संसद ने शांति बिल 2025, पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया बिल 2025 इसका पूरा नाम है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहा है, कहा जा रहा है? शांति बिल 2025 को कानूनी रूप में पारित कर दिया है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारत का एक नया परमाणु ऊर्जा कानून बन गया है। परमाणु ऊर्जा कानून बन गया है। शांति बिल का उद्देश्य क्या है? भारत का एक नया परमाणु ऊर्जा विधेयक है। इसका उद्देश्य क्या है? देश के नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक बनाएं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को कानूनी रूप से अनुमति देना है। पहले क्या होता था, जो हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा कानून थे, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं थी। पूरा ऑपरेट जो करता था, वो सरकार संचालित करती थी पूरे सभी परमाणु रिएक्टर को। लेकिन अब उसमें इस बिल के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। यह बिल भारत में पुराने कानूनों जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को बदलकर एक नया एकीकृत और आधुनिक ढांचा पेश करता है। मुख्य उद्देश्य और बदलाव क्या है? निजी कंपनियों को इसमें प्रवेश मिल जाएगा। अब भारत के नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी शामिल हो सकती हैं। पहले यह पूरा क्षेत्र सिर्फ सरकार के लिए आरक्षित था। पहले पूरा क्षेत्र कौन चलाता था? सरकार। लेकिन अब इस बिल से आने से निजी क्षेत्र भी इसमें प्रवेश कर लेगा। कानूनी रूपरेखा को आधुनिक बनाना। यह बिल पुराने अलग अलग कानूनों को एक संयुक्त आधुनिक कानून में बदलता है। जो पुराने अलग अलग कानून थे, उनको एक करके एक नया शांति बिल लाया गया है, जिसमें नियम स्पष्ट और लागू करना आसान होगा। जिम्मेदारी, लाइबिलिटी क्या है? मतलब जिम्मेदारी अब किसके पास रहेगी? बिल में परमाणु नुकसान, अगर परमाणु कोई घटना होती है तो उसमें जिम्मेदारी किसके पास होगी, ये देखते हैं इसमें। लाइबिलिटी, दायित्व के लिए एक ढांचा तय किया गया है, जिसमें ऑपरेटर की जिम्मेदारी अलग अलग साइज के रिएक्टर के अनुसार तय की गई है। पहले क्या होता था? पहले अगर परमाणु में कोई दुर्घटना हो गई या परमाणु लीकेज हो गया रिएक्टर में, तो जो जिम्मेदारी होती थी वो सप्लायर के ऊपर होती। सप्लायर जैसे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में जो चीजें लगती हैं परमाणु रिएक्टर बनाने में, जैसे जहां नाभिकीय विखंडन होता है उसमें जो लगता है, या और भी मटेरियल, तो वो सप्लायर की जिम्मेदारी होती थी। इसलिए सप्लायर की जिम्मेदारी होती थी कि अगर मान लो कोई घटना हो गई, तो सप्लायर ने कहीं खराब क्वालिटी का सामान तो नहीं दिया है, इस वजह से घटना हो गई है, तो जांच में हमेशा जिम्मेदारी सप्लायर के ऊपर आ जाती थी। और इस बिल के आने से अमेरिका वाले बड़े खुश हैं। अमेरिका वाले खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि जहाँ नाभिकीय रिएक्टर, जो नाभिकीय विखंडन वाला क्षेत्र है, उस पार्ट को अमेरिका वाले बनाते हैं और वो भारत को बेचना चाहते हैं। दुनिया में बहुत सारे देशों को वो लोग बेचते हैं। तो पुराने जो कानून थे, उसमें क्या था, सप्लायर की ज़िम्मेदारी थी, तो अमेरिका वाले जानबूझकर उस पार्ट का या भारत के साथ व्यापार नहीं करते थे, क्योंकि अगर मान लो भविष्य में कोई घटना हो गई, तो सारी ज़िम्मेदारी, इंश्योरेंस की जो सारी ज़िम्मेदारी होगी, वो सप्लायर के ऊपर आ जाए। तो अमेरिका वाले सोच रहे थे कि अगर हम सप्लायर करेंगे, मान लो भविष्य में कोई घटना हो जाती है, तो जितने का सामान हम भारत को बेचेंगे नहीं, उससे ज़्यादा भारत वाले हमसे इंश्योरेंस का पैसा वसूल लेंगे। तो इसीलिए अमेरिका वाले इस बिल से खुश हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर से ज़िम्मेदारी हट जाएगी। वो क्या करेंगे, अब वो जो सामान बेचेंगे, अगर कोई घटना होगी, तो जो उस उस समय जो ऑपरेट करेगा पूरे रिएक्टर को, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी होगी। ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, तुम इंश्योरेंस का पैसा पूरा दो। तो अमेरिका वाले इस चीज़ से खुश हैं, क्योंकि अब वो भारत के साथ उस नाभिकीय रिएक्टर में जो सामान लगते हैं, उसका आसानी से व्यापार कर सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि इस कानून में एक नेगेटिविटी ये है कि अगर मान लो सप्लायर के ऊपर से ज़िम्मेदारी हट गई, तो ये भी तो हो सकता है कि सप्लायर अब खराब क्वालिटी का सामान देने लगे। और अगर परमाणु एक ऐसी चीज़ होती है, अगर उसमें खराब क्वालिटी का सामान लगा और घटना, अगर परमाणु लीक हो गया, तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, चेरनोबिल घटना परमाणु घटना थी, भारत में ही 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ये सब घटनाओं से भारत को सीखना चाहिए कि अगर सप्लायर से हम ज़िम्मेदारी हटा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं सप्लायर मान लो अपना प्रॉफ़िट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक चीज़ ये है कि हमेशा प्राइवेट सेक्टर प्रॉफ़िट पे ही काम करता है। उसको तो प्रॉफ़िट से मतलब होता है, चाहे
किसी को नुकसान हो या फ़ायदा, वो तो हमेशा अपना प्रॉफ़िट ही सोचेगा। तो सप्लायर से ज़िम्मेदारी हटाने सरकार को ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि खराब क्वालिटी का सामान दे दे, चाहे अमेरिका ही हो, अगर उसके ऊपर से ज़िम्मेदारी हट जाएगी और सामान हम उससे खरीदेंगे, तो क्या अच्छे क्वालिटी का सामान अगर नहीं दे, घटना होगा तो हमारे देश के नागरिकों को नुकसान होगा। थोड़ा बहुत ज़िम्मेदारी सप्लायर को तो देना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। अब परमाणु ऊर्जा का नियम करने वाली संस्था, अब ये जो है ARBA एक संस्था है जो आधिकारिक कानून दर्जा मिलेगा, इसको एक कानूनी दर्जा मिलेगा, यही परमाणु जो नियम कानून है इस देखभाल यही करेगी। इसका फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ARBA, यही परमाणु ऊर्जा को रेगुलेट करेगी, जिससे सुरक्षा मानकों निगरानी में सुधार होगा। ऊर्जा लक्ष्य क्यों कानून क्यों लाया गया है? सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। कितना? 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता नाभिकीय ऊर्जा हमको हासिल करना है, इसीलिए ये बिल लाया गया है। क्यों लाया गया है बिल? परमाणु ऊर्जा मांग बढ़ रही है, सही बात है। परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से जो बिजली हम बनाते हैं, तो क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, तो प्रदूषण बहुत कम होता है। इसीलिए हम इस परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हम कोयला आधारित बिजली बनाते हैं, तो कोयले से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उससे क्या होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक स्वच्छ ऊर्जा के रूप में परमाणु ऊर्जा को जाना जाता है, इसीलिए हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। निजी निवेश और तकनीकी उन्नयन में क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि जब निजी निवेश हो जाएगा, तो क्या होगा कि और तेजी से हम परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर सकते हैं और ज़्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। वैश्विक मानकों के अनुरूप नियम बनेंगे। अब इसकी विरोध क्या है इसका? कुछ आलोचक क्या कहते हैं, निजी कंपनियों को अनुमति देने सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। सही बात है, सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि निजी कंपनियां, अभी पहले हमने कहा कि ज़्यादातर अपने आप को प्रॉफिट में ही देखना चाहती हैं। ये सोचती हैं कि हमारा जितना से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती हैं, उसमें निजी कंपनियों की भागीदारी ज़्यादा होती है। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ भारत को हाँ, ये है कि पूरा नहीं दिया जा रहा है निजी क्षेत्र को। निजी क्षेत्र के आने से गड़बड़ नहीं है कि निजी क्षेत्र के आने से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास होगा, ये होगा, लेकिन सरकार को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि निजी क्षेत्र पे केवल कुछ लोगों का ही एकाधिकार हो गया। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा है कि इंडिगो भारत के लगभग 60% हवाई यात्रा को कवर करती है। उसने अपने 1-2 दिन के लिए अगर अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा, तो कितने सारे यात्रियों को प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि उसका हवाई क्षेत्र पर एकाधिकार हो गया है। इसीलिए उसने सरकार को अपनी बात मानने पे मजबूर कर दिया। तो उसी प्रकार इसमें भी ध्यान रखना होगा कि निजी कंपनियाँ को हम अनुमति दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि केवल कुछ इक्का-दुक्का कंपनियों के पास ही ये मोनोपोली हो जाए, एकाधिकार हो जाए और बाद में जब चाहे वो तब सरकार को अपने इशारों पे नचा सके। इसमें भी सरकार को कुछ मानक बनाने चाहिए। जिस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हो रहा है, उसी राज्य की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ आएँ और इसको संचालन करने का काम करें काम करें और संचालन करने का काम करें। ये नहीं है कि जैसे भारत में ही बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो ज़्यादा धनी हैं, तो ऐसा नहीं केवल वही कंपनियाँ ही ये सब चलाएँ। ऐसा अगर होगा, तो आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर क्या होगा? सरकार को अपने इशारे पे नचाने लगेंगी। तो ऐसा ना होने पाए, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। बिल में पुराने कानूनों की तुलना में ज़िम्मेदारी कम लग सकती है। जो पुराने कानून थे, उसमें ज़िम्मेदारी अधिक थी, जवाबदेही अलग थी, लेकिन इसमें थोड़ा-सा कम कर दिया गया है। अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो लाभ निजी कंपनियों को, ज़िम्मेदारी सरकार और जनता को लग सकती है। इसमें परमाणु ऊर्जा क्या है? बिजली उत्पादन हेतु नियंत्रित परमाणु प्रक्रियाओं का उपयोग करना, परमाणु ऊर्जा की प्रक्रिया है। मूल रूप से यह परमाणुओं के विखंडन पर आधारित है, जिसमें भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किए बिना बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा को एक स्वच्छ और भरोसेमंद स्रोत के रूप में महत्व दिया जाता है। सौर और पवन ऊर्जा सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों का पूरक है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 क्या है? इस कानून ने 1948 के पूर्ववर्ती कानून का स्थान लिया
और भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। इसने सरकार को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा को विनियमित करने का अधिकार दिया, जिससे परमाणु सामग्री के अनुसंधान, विकास और उपयोग पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित हुआ। अगला है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में 1986, 1987, 2015 में किए गए संशोधन धीरे धीरे इस क्षेत्र को, जो 1962 है उसमें संशोधन कब किया, 86, 87, 2015 संशोधन किए गए धीरे धीरे इस क्षेत्र को केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर कर दिया गया, जिससे सरकारी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भाग लेने की अनुमति मिली। इस संशोधनों में रणनीतिक निगरानी को बरकरार रखते हुए क्षमता विस्तार करने के बाद भारत के इरादे को दर्शाया गया। परमाणु ऊर्जा की क्षति हेतु असैनिक दायित्व अधिनियम 2010। इस कानून ने बिना किसी गलती के दायित्व व्यवस्था लागू की, जिससे परमाणु दुर्घटनाओं की स्थिति में मुआवजे की गारंटी मिली। इस कानून ने क्या किया था कि अगर मान लो परमाणु दुर्घटना होती है तो जो सप्लायर है या जो वहाँ रेगुलेट कर रहा है क्या किया जाएगा, उसको वो मुआवजा देना पड़ेगा, उसको मुआवजे की गारंटी मिली। इस कानून ने जिम्मेदारी को स्पष्ट किया और परमाणु संचालन में सुरक्षा और जवाबदेही को प्राथमिकता देकर जनता का विश्वास बढ़ाया। और नए कानून में क्या किया गया है कि इसमें जवाबदेही को कम कर दिया गया, जो सप्लायर होगा उसकी जवाबदेही को कम कर दिया गया है। तो जवाबदेही किसकी होगी, जवाबदेही जो उसको रेगुलेट करेगा, जो लोकल बॉडी वहां की उसको रेगुलेट करेगी, उसकी जवाबदेही पूरी की पूरी बना दी गई है। परमाणु ऊर्जा का कुल बिजली उत्पादन में लगातार लगभग 3% का योगदान रहा है और 2024-25 में इसका हिस्सा 3.1% रहेगा। स्थापित क्षमता, वर्तमान परमाणु ऊर्जा स्थापित क्षमता 8.7 गीगा, वर्तमान में भारत में 8.7 गीगावाट क्षमता है परमाणु ऊर्जा का। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकसित किए जा रहे स्वदेशी 700 मेगावाट और 1000 मेगावाट के रिएक्टरों के साथ 2031-32 तक क्षमता बढ़कर 22.38 गीगावाट होने का अनुमान है और यही 2047 तक भारत 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा हुआ है परमाणु ऊर्जा स्थापित करने का। देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा कहाँ है, राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में, इधर तारापुर है, फिर नीचे है कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में और कलपक्कम कहाँ है, कलपक्कम कलपक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में। तो आगे देखते हैं इस विधेयक में और क्या है, निजी क्षेत्र का एकीकरण। इस विधेयक के तहत निजी कंपनियों को परमाणु के ऊर्जा क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई, जिससे वह संयंत्र संचालन, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण और चुनिंदा गतिविधियों जैसे कार्यों को अंजाम देंगे। सारे काम को अंजाम नहीं देंगे, कुछ चुनिंदा काम को ही प्राइवेट सेक्टर अंजाम देगा। परमाणु ईंधन का निर्माण, कौन कौन सा परमाणु ईंधन का निर्माण, जिसमें यूरेनियम 235 का परिष्करण, शोधन, संवर्धन और करके निर्धारित समय सीमा तक पहुंचाना शामिल है। अन्य निर्धारित पदार्थों का उत्पादन, उपयोग, प्रसंस्करण या निपटान करना। इसके विपरीत अतिरिक्त विकिरण के संपर्क में आने वाली सभी गतिविधियों के लिए नियामक प्राधिकरण से पूर्व सुरक्षा अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ये निजी कंपनियों का है। केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी, केंद्र सरकार अनन्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां। इस विधेयक के तहत परमाणु ईंधन चक्र से संबंधित कुछ संवेदनशील गतिविधियों, जैसे जो संवेदनशील गतिविधियां होंगी विशेष रूप से केंद्र सरकार या उसके पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए आरक्षित है। जो संवेदनशील वाली गतिविधियां हैं वो केंद्र सरकार करेगी या उससे जो स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं वो करेंगी। इनमें निर्धारित या रेडियोधर्मी पदार्थों का संवर्धन करना या समस्थानिक पृथक्करण जब तक कि अन्यथा अधिसूचित ना हो, प्रयुक्त ईंधन का प्रबंधन जैसे पुनर्संसाधन, रिसाइकलिंग, रेडियो न्यूक्लाइड पृथक्करण और उच्च स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन, भारी जल का उत्पादन, उन्नयन और सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित कोई अन्य सुविधाएं या गतिविधियां शामिल है। सरकार क्या करेगी, जो संवेदनशील वाले क्षेत्र जैसे जो कचरा निकलता है, रेडियोधर्मी जो कचरे होते हैं उसको इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं या उसको ले जाना लाना, ये सब काम कौन करेगी, सरकार करेगी, जिससे क्या हो कि कहीं भी सुरक्षा में जो
चूक नहीं होने पाए, क्योंकि रेडियो में जो कचरा निकलता है वो भी हम कहीं इधर-उधर नहीं फेंक सकते, क्योंकि उसमें से भी रेडिएशन निकलता है, तो उसको एक सही जगह डंप करना होता है, कहीं उसको वो कौन करेगा? वो सरकार करेगी। लाइसेंस और सुरक्षा निरीक्षण परमाणु ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के लिए लाइसेंस और सुरक्षा प्राधिकरण प्रदान करने, निलंबित करने या रद्द करने के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करता है। श्रेणीबद्ध डेटा संरचना संचालकों की जवाबदेही पर एक ही वैधानिक सीमा लगाने वाले मौजूदा कानूनों के विपरीत शांति विधेयक एक श्रेणीबद्ध जवाबदेही ढांचा स्थापित करता है। इस ढांचे के तहत संचालकों की जवाबदेही की सीमाएं विधेयक की दूसरी अनुसूची में विस्तार से बताई गई हैं और परमाणु संयंत्र के प्रकार और विशेषताओं के अनुरूप भिन्न भिन्न हैं। अगला है गैर विद्युत अनुप्रयोगों का विनियमन या स्वास्थ्य सेवा, कृषि, उद्योग, अनुसंधान और अन्य शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों में परमाणु और विकिरण प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करता है। कुछ गतिविधियों के लिए छूट या अनुसंधान, विकास और नवाचार से संबंधित कार्यों जैसे सीमित गतिविधियों के लिए लाइसेंस से छूट प्रदान करता है। वैधानिक निकाय क्या है? नियामक स्वतंत्रता और अधिकार को मजबूत करने के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ARAERB को औपचारिक वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। बढ़ी हुई सुरक्षा और सुरक्षा बचाव उपाय, गुणवत्ता आश्वासन और समन्वित आपातकालीन तैयारी प्रतिक्रिया के लिए प्रणालियों में सुधार करता है। केंद्र सरकार के अधिग्रहण अधिकार परमाणु गतिविधियों से संबंधित विशिष्ट मामलों में केंद्र सरकार को अधिग्रहण के अनन्य अधिकार प्रदान करता है। फिर है विवाद निवारण प्रणाली विवादों के निवारण को सुगम बनाने के लिए एक परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है। अपीलीय न्यायाधिकरण प्रावधान विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, जिसे विधेयक के प्रावधानों के तहत अपील सुनने और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अतिरिक्त मामले की सुनवाई करने का अधिकार होगा। अगला है दावा आयुक्त की नियुक्ति। यह विधेयक केंद्र सरकार को परमाणु क्षति से संबंधित मुआवजे के दावों का निपटारा करने के लिए दावा आयुक्तों की नियुक्ति करने का भी अधिकार देता है। परमाणु क्षति दावा आयोग इसमें गंभीर परमाणु क्षति से जुड़े मामलों को संभालने और समय पर न्याय निर्माण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित आयोग का प्रावधान है। संवेदनशील क्षेत्रों का नियंत्रण परमाणु ईंधन चक्र, अपशिष्ट प्रबंधन और सभी सुरक्षा संबंधी कानूनों पर सरकार का अनन्य अधिकार सुरक्षित है। ये पहले की तरह ही है, जैसे पहले सरकार करती थी वैसे अभी भी संवेदनशील वाले क्षेत्रों पर किसका अधिकार रहेगा? ना सरकार का अधिकार रहेगा। निष्कर्ष देखते हैं। भारत के बदलाव हेतु परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास शांति विधेयक यह विधेयक भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा के अगले चरण को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण और संस्थागत निगरानी को मजबूत करके या अधिक कुशल, नवोन्मेषी और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा इकोसिस्टम की नींव रखता है। यह विधेयक स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा के विस्तार के भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि रणनीतिक हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें। जैसे जैसे देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, यह कानून भारत की परमाणु ऊर्जा और व्यापक ऊर्जा परिदृश्य के विकास को गति देने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। भारत को इस क्षेत्र में केवल इतना ध्यान रखना होगा कि हम अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें बुला रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर कहीं अपनी केवल प्रॉफिट के लिए लोगों की जान को जोखिम में तो नहीं डाल रहा है। ये सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा। जैसे केवल लोकल बॉडी या जो उसको रेगुलेट करेगा उसकी जवाबदेही तय की गई है, तो सप्लायर कहीं खराब क्वालिटी का सामान तो नहीं दे रहा है, ये भी देखना होगा। जैसे इस बिल के आने से अमेरिका वाले बड़े खुश होंगे, क्योंकि अमेरिका ये सब सामानों की सप्लाई बहुत सारे देशों को करता है, भारत को भी सप्लाई करना चाहता है। पहले क्या होता था, पुराना जो कानून था उसकी वजह से अमेरिका परमाणु में लगने वाले सामानों को सप्लाई नहीं करता था, लेकिन इस बिल के आने से वो सप्लाई जरूर करेगा। तो भारत को ये देखना होगा कि जो निगरानी रखनी होगी, जो क्वालिटी जिस क्वालिटी के सामान आ रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि परमाणु दुर्घटना अगर होती है तो उसमें बहुत से लोगों की जान जा सकती है और रेडिएशन भी बहुत दूर तक फैलता है। और ये भी ध्यान देना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह इंडिगो ने हवाई यात्रा पर अपना एकाधिकार बना लिया है, वैसे ही इस क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर को हम आने तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में परमाणु
ऊर्जा सीमित ना रह जाए, क्योंकि अगर कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये चला गया तो भारत आने वाले समय में भारत को अपने इशारों पर वो प्राइवेट सेक्टर नचा सकता है। तो भारत को ध्यान देना होगा ये सब, भारत सरकार को ये सब चीज़ों पे, या जिस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा स्थापित कर रहे हैं वहाँ मतलब कैटेगरी वाइज कितनी क्षमता का परमाणु रिएक्टर लग रहा है, तो इतनी क्षमता वाले इसके इनके पास रहेगी, इतने क्षमता वाले इनके पास रहेगा। तो ये सब थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बांटना चाहिए, जिसके प्राइवेट सेक्टर में भी कई लोगों के पास परमाणु ऊर्जा चलाने का अधिकार मिल सके, कुछ लोगों के पास इसका दायित्व ना रहे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा सारी चीज़ें। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।